तक झूठ बोलते रहोगे तुम? बेहतर यही है कि तुम सच बोलकर खुद को इस अजाब से निजात दिला दो। जितनी देर तुम लगाओगे सजा इतनी ही बढ़ती जाएगी। ये एक बंद कमरे का मंजर है जहाँ 4 नौजवान चेहरों पर मास्क लगाए एक कुर्सी के इर्द गिर्द खड़े हैं। इस कुर्सी पर एक नौजवान लड़का बंधा है और वो चारों इसके गिर्द गहरा तंग किए हुए हैं, मगर वो लड़का मुंह खोलने के तैयार ही नहीं है। तभी एक लड़की अंदर दाखिल होती है, वो भी चेहरे पर मास्क लगाए हुए। एक बुरी खबर है, वो इन चारों में से एक की तरफ बढ़ती है और इसके करीब रुकते हुए बोलती है, बताना मेरा फर्ज था, बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे। जिस पर दूसरा नौजवान अजीब नजरों से इसकी तरफ देखता है और इसे बाजू से खींचते हुए सबसे दूर ले जाता है। शायद तुम भूल रही हो कि हम यहाँ किस लिए हैं। ये फजूल की बातें छोड़ो और काम करो। मैं जानती हूँ हम यहाँ किस लिए हैं, मगर ये बात भी ज़रूरी है। क्या इस काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है? हम सब यहाँ दिन रात इसी काम में लगे हैं, मगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बेहतर यही होगा कि वह सब भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो हाथ ऊपर उठाए कमरे से बाहर निकल गई। आज रात हमें किसी भी हाल में इसका मुंह खुलवाना होगा और इसका बाकी साथियों को भी पकड़ना होगा। अगर आज रात में ये काम ना हो सका तो कल तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो भी करना है आज ही करो। वो अपने साथियों पर गुस्सा निकालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो लड़का जिससे इस लड़की ने बात की थी, वो सोच में पड़ चुका था, मगर इस वक्त वो अपने काम से ध्यान नहीं हटाना चाहता था। फिर से सवाल व जवाब शुरू कर दिए इसने। बताओ कौन है तुम्हारा बॉस? बताओ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। वो लोग कभी सामने आए ही नहीं। हमारे इनसे बस फोन पर ही रब्ता होता है, वही नंबर जो इस अब बंद है। बस कर दो अब। वो गुस्से से चिल्लाया। इसका गिरबान था गड़गड़ाया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे आज रात ही ये काम खत्म करना है, समझे तुम? छोड़ दो इसे। मारो क्या? दूसरे लड़के ने इसका गिरबान आजाद करवाया। ये बता देगा सब कुछ, बस थोड़ा प्यार से बात करते हैं ना। इसने दूसरे लड़के की तरफ इशारा किया और वो बिजली की तार लिए वहां आया। वो तार इसने इस लड़के के हाथ पर रखी और करंट का शदीद झटका सा लगा। वह सर पाँव तक काम कर रह गया। सच बताना चाहोगे या मरना पसंद करोगे? वो फिर से इसकी तरफ बढ़ा। इसने बताया दिया, मैं जो कुछ जानता था। मेरे फ़ोन में वो नंबर है, आप इसी से पता क्यों नहीं ढूंढ लेते? वो तो हम ढूंढ लेंगे, मगर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तुम बता दो तो काम जल्दी हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं इसे नहीं जानता वो कौन है, बस फ़ोन पर ही बात होती थी हमारी। तो ठीक है, याद करने की कोशिश करो। इसकी आवाज़ कभी कॉल रिकॉर्ड नहीं की तुमने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोग इसे क्यों नहीं पकड़ लेते? वो तो सब जानता होगा, इसे तो हम पकड़ ही लेंगे, और तुम्हें भी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम ये सब पहले से ही जानते थे तो अच्छा नहीं होगा। वह तीनों आपस में बातें करने में मसरूफ़ हो गए। ये सब क्या था? तुम किस काम में मसरूफ हो चुकी हो? इसमें गलत भी क्या है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। इसकी जिंदगी खतरे में है। इसकी जिंदगी का कुछ सच है जो आप नहीं जानते। मैं नहीं जानता, जैसे ऐसे यकीन नहीं हुआ इसकी बात। और ऐसा क्यों नहीं करती तुम? ये काम छोड़ दो और इस काम पर लग जाओ। हम यहाँ अपने काम से हैं, किसी की जिंदगी की उलझने सुलझाने के लिए नहीं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो बेयकीनी से देखती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। समीर अभी अभी यूनिवर्सिटी वापस आया था। इसे जरतश और इसकी कोई भी दोस्त नजर नहीं आई। यूनिवर्सिटी में आकर इसने फ़ोन निकाला और जरतश का नंबर मिलाया। फ़ोन की आवाज़ पर बशीर ने चूक कर जरतश की तरफ देखा। स्क्रीन पर समीर का नाम जगमगाता देखकर जरतश की आंख में रोशनी सी चमक उठी। इससे पहले कि वो कॉल पिक करती, बशीर तेजी से पलटा और उसके हाथ से फ़ोन खींच कर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जरतश बस देखती ही रह गई। लाला, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। चुप। इससे पहले कि जरतश मजीद बोलती, बशीर चिल्ला उठा, हदर जा, जो एक लफ्ज़ भी बोली तो बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानियाँ। हमारी ही गलती है जो तुम पर भरोसा कर लिया और तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। बस इसीलिए तुम्हारी पढ़ने की ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए, तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस ना हो। मगर तुम तो हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। हमें नहीं पता कि तुम्हारी ये ख्वाहिश हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। वो तबला हो बासत का जिसने हमें तुम्हारे काले कारनामों को बता दिया। वक्त पर पहुँच गए हम, वरना हो सकता था हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहते। जब बासत ने बताया कि तुम सारी रात हॉस्टल से गायब थी तो दिल चाह रहा था कि ये सब सुनने से पहले हम मर जाते। दिल तो चाहता है कि अभी ख़त्म कर दूं तुम्हें, मगर नहीं। तुम दोनों की लाशें एक साथ बिछाएंगे हम। तुमने निकाह तो कर लिया, मगर अपने सारे रिश्ते खो दिए हैं।
تمہارا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی لڑکی ماں باپ کی عزت پر داغ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچے گی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت ہوگی۔ زرتش چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار بن چکی تھی۔ بھائیوں کا رویہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اب تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ زرتش کے لیے آنے والا ہر پل کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ سمیر نے نازیہ کے کال نمبر ڈائل کیا۔ وہ کال پک کرتے ہی سمیر پر تپ گئی۔ کہاں مصروف تھے تم؟ صبح سے کتنی کالز کی ہیں ہم نے تمہیں۔ نمبر کیوں بند تھا تمہارا؟ تم جانتے بھی ہو کیا ہوا ہے؟ زرتش پر کیا قیامت گزری ہے؟ اب بس پہیلیاں ہی بجاتی رہو گی یا کچھ بتاؤ گی بھی؟ سمیر نے اسے ٹوکا تو وہ خاموش ہوئی۔ زرتش کے بھائی آئے تھے صبح، یونیورسٹی سے لے کے تمہارے پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں اور زرتش کو جان سے مار ڈالیں گے۔ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے، وہ دونوں بہت غصے میں تھے۔ نازی نے اسے صبح ہونے والی سارا واقعہ کا بتا دیا۔ پلیز سمیر کچھ کرو، زرتش کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ میرا مطلب ان کو پتہ کیسے چلا؟ ظاہر سی بات ہے باسط نے بتایا ہوگا۔ جب زرتش کے بھائی اس کو لے کر جا رہے تھے اس وقت وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے اسی نے کیا ہے یہ سب۔ سمیر کے ہاتھوں کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے ہاسٹل کی طرف بڑھا۔ اس کا رخ باسط کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ پرسکون سے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ سمیر بنا ناک کیے اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ باسط ساکت سا اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھنے لگا۔ سمیر اسے گربان سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اس سے مارنا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ آج تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ سمیر غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ فیصل اور نوید بھی وہاں آ گئے۔ وہ بہت مشکل سے سمیر کو باسط سے لگ گیا۔ سمیر کسی بھی صورت آج اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ آج میں اسے ختم کر دوں گا۔ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیوی کو چوٹ پہنچانے کی؟ ہاں بتایا ہے میں نے زرتش کے بھائیوں کو۔ کیا کر لو گے تم؟ باسط خود کو سنبھالتے ہوئے چہلایا۔ بہت ہو گیا تم دونوں کا یہ ڈرامہ، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے اس سے نکاح کر لیا، میں نے برداشت کیا۔ تم اس کے گھر پہنچ گئی، ساری رات اس کے کمرے میں گزاری، پھر اس کے ساتھ لے کر پوری رات تو وہ غائب رہے۔ بس یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ بلا لیے اس کے بھائیوں کو فون کر کے۔ اب بس تم اپنی خیر بناؤ۔ زرتش کا کام تو تمام ہو چکا ہوگا اب تک۔ تمہاری خاطر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، اب دیکھنا اس کا انجام۔ اور تم جو بڑے غیرت مند بنے پھرتے ہو، اس کے ساتھ رات گزار لی، اب مزہ بھی تو چکھنا پڑے گا نا۔ اب جو 2 راتیں ساتھ گزاری ہیں انجام تو بھگتنا پڑے گا۔ کیا مطلب تمہارا اس بات کا؟ سمیر پھر اس کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کے کردار پر کیچڑ اچھلانے کی؟ وہ کل بھی پاکیزہ تھی اور آج بھی پاکیزہ ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا زرتش کے بارے میں ایسا؟ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھتی رہی اور تم آج نہیں چھوڑوں گا میں۔ سمیر اس کا سر دیوار سے دے مارا جس سے اس کے سر سے خون بہنے لگا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ سارے بوائز اپنے کمرے سے نکل کے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر کسی میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ باسط بے ہوش ہوا تو فیصل اور نوید تیزی سے اس کی طرف بڑھے، اسے سہارا دے کر گاڑی میں لٹا دی اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ سمیر نے ایک زوردار مکہ دیوار پر دے مارا جس کی وجہ سے ہاتھ پر زخم ہو گیا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت اسے بس زرتش کی فکر تھی۔ خود کو بے بسی سے محسوس کر رہا تھا وہ۔ نہیں زرتش، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، آ رہا ہوں میں۔ وہ تیزی سے اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ تم بن جینا ہے مشکل دل اب تیرے سہارے گاڑی کے اندر داخل ہوا تو ہارن کی آواز سے دونوں بہنیں بھی وہاں آ پہنچی۔ فیصل کی بیوی نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر زرتش کا بازو دبوچ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ نکالا ہی ہماری عزت کا جنازہ۔ وہ دونوں باری باری زرتش پر تھپڑوں کی برسات کرتی چلے گی۔ زرتش کے ہونٹ سے خون رسنے لگا مگر یہاں کسی کو پرواہ تھی؟ وہ دونوں بہنیں تھپڑوں کی برسات کرتی چلی گئی اور ساتھ ہی ساتھ بے داغ کردار پر بد چلنی کا دبا تھوپتی چلے گی۔ بد چلن ہے یا بے شرم نہ ہونے کن کن الفاظوں سے نوازتی رہی۔ وہ برقعے میں تیرا یار آیا تھا، تو نے بلایا تھا اسے؟ ایک کل وہی تجھے ذرا سا شرم نہ آئی؟ ساری رات تو نے اس کے ساتھ گزاری، پھر بھی تیرا جی نہ بھرا تو اس کے ساتھ فرار ہوگی۔ ایک رات کے لیے بھائیوں کی عزت کا ذرا خیال نہ آیا تمہیں؟ بول، اب بولتی کیوں نہیں؟ زبان پر تالا رکھا ہے کیا؟ یہ دن دیکھنے کے لیے بھیجا تھا تجھے؟ پڑھنے؟ اگر یہی کچھ دکھانا تھا تو ہمیں زہر کا پیالہ دے کر مار ڈالتی۔ تیرا یہ کالا منہ دیکھنے سے پہلے ہم سب مر کیوں نہیں گئے؟
जब वो दोनों मार मार कर थक गई तो जरतुश के बाजू से खींचती हुई इसके कमरे में फेंक कर बाहर से ताला लगा दिया। जरतुश ने एक नज़र खामोश तमाशाई बनी अपने भाइयों को देखा मगर वो आगे नहीं बढ़े और ना ही जरतुश को अपनी बीवियों से बचाने की कोशिश की। वो चंद लम्हे बंद दरवाजे को तकती रही, बस बेबसी सी बैठी खुद को हारी हुई समझ रही थी। ना जाने आंसू कब से गाल बगोड़ रहे थे। वो अपनी जगह से हिल भी न सकी, बेबसी से फर्श को तकती रही। समीर, तुम आओगे, मुझ पर तुम पर भरोसा है, बस इतनी इल्तिजा है कि मेरी सांस उठने से पहले तुम आ जाओ। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। इश्क की राह चले तो भटक गए, इश्क में जो बिछड़े तो भटक गए, इश्क आंखों से उतरक के रास्ते पर जो दिल के रास्ते पर चले तो भटक गए। बताओ कौन कौन है तो और तुम्हारे साथ। वो फिर से एक दूसरे शख्स को रस्सी में झगड़े चला रहे थे। इसकी सर पर पानी की बोतल बाल्टी उलट कर इसे जगाया गया। वो फटी फटी निगाह से मार्ग से पीछे छुपे चेहरों को बचाने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो यहाँ अपने बंधे हुए हाथ पैर देखकर गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। ये बताओ सारा माल किधर है और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस काम में? वो सारी लड़कियां रात कहाँ गायब हो गई? मुझे इन सब सवालों का जवाब चाहिए। आप बैठ जाइए, मैं बात करके देखती हूँ। लड़की आगे बढ़ी और इसके सामने फ़ोन लहराया। वो चंद तस्वीरें स्क्रीन पर रोशन हुई। बताओ इस गैंग में और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? हमें आज रात ही इन तक रसाई चाहिए वरना तुम्हारा इंजाम अच्छा नहीं होगा। ज़रा ठंडा पानी ला कर दो को मुझे। इसके कहने पर एक लड़का भर्ती से फ्रिज की तरफ बढ़ा और ठंडा पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। दूसरे लड़के ने आगे बढ़ के शख्स के मुंह और नाक पर कपड़ा रखा और इस लड़की ने इसके मुंह पर पानी डालना शुरू कर दिया। बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। काफ़ी या मज़ीद सख्त आजमाई पड़ेगी हमें। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली, तुम लोग चाहे जो मर्जी कर लो, मैं सच नहीं बताने वाला। वो भी हार मानने वाला नहीं था। बुरी तरह से हाँफ रहा था मगर सच बताने को तैयार नहीं था। तुम्हारा तो बाप भी मानेगा आज। चौथा लड़का तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। इसके बाल दबोचते हुए इसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी मगर वह मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार पहले शख्स आगे बढ़ा और उसे मजीद मारने से रोक दिया। दोपहर से शाम हो चुकी थी मगर जरदश कमरे में कोई नहीं आया। इसे लावारसों की तरह कमरे में फेंक दिया गया। किसी ने पानी का एक घूंट तक नहीं दिया। किसी ने वो सुबह बिना नाश्ते के ही यूनिवर्सिटी जा रही थी। इसे घर से वहाँ जाकर नाश्ता कर लेगी मगर ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सका। वह बमुश्किल अपने बेजान वजूद को संभालती हुई साइड टेबल तक पहुँची। जग से बमुश्किल एक गिलास पानी निकाला। जरदश ने पानी पिया और बेड पर गिर सी गई। इसके पेट को मार खा खा के ही भर चुका था। कब इसकी आंख लगी इसे पता ही नहीं चला। रात के किसी पहर जरदश को अपने सर पर किसी लम्स का एहसास हुआ। वह भाग उठी। कौन है? जरदश में हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन की टार्च रोशनी और समीर का चेहरा जरदश की आंखों में जगमगाने लगा। समीर तुम आ गए? जल्दी से समीर के गले लगकर आंसू बहाने लगी। समीर को जरदश से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसने मुस्कुराते हुए जरदश के गिर्द बाहें फैला दी। इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जरदश मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। इसका वह चेहरा दोनों हाथों में लिए बोला, समीर मुझे छोड़कर मत जाना। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। लालन ने आज पहली दफ़ा मुझ पर हाथ उठाया और दोनों भाभीियों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। ये देखो समीर, ये निशान देखो। किसी बच्चे की तरह घबराई हुई आवाज़ में आंसू बहाती हुई बोल रही थी। समीर ने इसे खुद में बेच लिया। चुप, बिल्कुल चुप। जरदश मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम पर उठने एक एक हाथ को काट डालूंगा मैं। जरदश खुद में सुकून उतरते महसूस करने लगी। यूं ही समीर के सीने से सर लगाए बहुत देर आंसू बहाती रही। समीर ने इसे रोने ने से नहीं रोका। वह जरदश की आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस कर रहा था। जरदश ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ रखा था जैसे डर हो कि वो फिर से दूर न चला जाए। समीर खुद को जरदश का गुनहगार महसूस कर रहा था। जरदश की आंख कब लग गई इसे पता ही नहीं चला। बहुत मुतमईन सी थी। समीर जो उसके साथ था इसे यकीन था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो सोगी तो समीर इसे तकिए पर लिटा दिया और खुद खिड़की की तरफ बढ़ने ही लगा था कि जरदश ने इसका हाथ थाम लिया। इसने मुस्कुराकर जरदश के माथे पर होंठ रख दिए। एक सुकून सा महसूस हुआ इसके दिल को। वो भी वहीं लेट गया, मुस्कुरा दिया। जरदश की आंख खुली तो समीर की नजरें इसी पर जमी थी। वो सोया भी नहीं था। जरदश सोता देखता रहा। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर दोनों उठ खड़े हुए। जरदश समीर के पीछे छुप गई। नहीं समीर तुम छुप जाओ। समीर ने
अपनी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ते हाथ पर हाथ रख कर अपने होने का यकीन दिलाया। अब वक्त आ गया है सामने का मन का। समीर मुतमईन से बोला। कमरे का दरवाज़ा खुला था। हिजर की बीवी ने दरवाज़ा खोला और सामने का मंजर देखकर चिल्ला उठी। जरदश्त समीर के पीछे खड़ी थी और समीर बिना डरे हिजर की बीवी को देख रहा था। चेहरे पर गुस्से के वाज़ेह असरात थे। तब ही हिजर और बशीर भी वहाँ पहुँचे और सामने का मंजर देखकर, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में खड़े और हमें ही आंखें दिखा रहा है। हिजर गुस्से से समीर की तरफ बढ़ा। खबरदार, जो एक कदम ही आगे बढ़ाया आपने। समीर की जेब से गन निकालने की देर थी कि हिजर बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। अच्छा, तो अब तू हमें इस खिलौने से डराएगा? एक तो हमारी इज्जत से खेला तू, निकाह कर लिया इससे। अरे इसे तो अब बहन कहने का भी दिल नहीं कर रहा। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बशीर बंदूक का रुख समीर की तरफ मोड़ते हुए बोला। लो, कर लो अपना शौक पूरा। समीर गन वापस जेब में रखते हुए बोला। समीर ने गोली चलाई मगर बंदूक में गोलियां ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? कैसे चलाओगे? ये गोलियां तो मेरे पास हैं। तुम बड़ी प्लानिंग से यहाँ आए हो बेटा, मगर हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। तुम से यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। हिजर गुस्से से समीर की तरफ बढ़ा। इसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि समीर ने इसका हाथ थाम कर पीछे धकेला। हिजर लड़खड़ाते हुए दीवार से जा टकराया। ये मारपीट आपके बस की बात नहीं है साले साहब। बेहतर है कि हम ये मामला प्यार से निपटा लें। हमारा निकाह तो हो चुका है। जरदश्त अब मेरी बीवी है। 50 लाख दो और अपनी बीवी को यहाँ से लेके जाओ हमेशा के लिए। बशीर की बात पर जरदश्त ने चूम कर अपने भाई की तरफ देखा। वो भाई जिससे इसका खून का रिश्ता था। हाँ, पूरा 50 लाख दो और इसे अभी यहाँ से ले जाओ। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हिजर भी बोल पड़ा। लाला, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ। मेरा सौदा तय कर रहे हैं आप लोग। ये कैसा रिश्ता है? कौन रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुमसे, समझी? तुम हमारी बहन नहीं हो, बस हमारे बाप की बेटी हो। बाबा ने हमारी माँ के मरने के बाद तुम्हारी माँ से शादी कर ली थी। फिर जब तुम इस दुनिया में आई तो बाबा हम दोनों को तो जैसे भूल ही के। तुम इनकी आंख का तारा बन गई और हम लवारसों की तरह घर के किसी कोने में पड़े रहते। बहुत नाइंसाफियाँ हुई हैं हमारे साथ। फिर हमें तुम्हारी माँ को मारना पड़ा। वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कराए दिए। खुद नहीं मरी थी वो, हमने मारा था इसे गला दबाकर और तुम्हें भी मार देते इसी दिन, अगर बाबा अचानक घर न आ जाते। इस दिन के बाद हमें कोई मौका ही नहीं मिला, वरना तुम कब का मार दिया होता। हमें तो कभी बाप का प्यार नसीब नहीं हो सका। हमने सोचा था कि तुम्हारी माँ मर गई तो बाबा फिर से शादी कर लेंगे तुम्हारी खातिर और तुम भी घर के किसी कोने में पड़ी रहोगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब्बा ने तीसरी शादी नहीं की। इन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारे नाम वक्फ कर दी। बिजनेस में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा इनको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और बाबा ने हमें स्कूल से हटाकर दुकानें संभालने को बोल दिया। हमारा मुस्तकबिल बस इन छोटी सी दुकानों के सहारे रह गया। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में इन्होंने कोई खलल नहीं आने दिया। बस इनकी वजह से चुप थे हम दोनों, वरना तुम्हें कभी भी घर से कदम बाहर ना निकालने देते। और बाबा ने सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी। बशीर नफरत भरे अंदाज में बोला। हमें वो ज़मीनें व जायदाद और 50 लाख चाहिए। अगर दे सकती हो तो बताओ, वरना तुम यहाँ से चलते बनो। यही रस्म है जो हमारे यहाँ बरसों से चलती आ रही है। बाप की वारसत में बेटी का कोई हक नहीं होता और शादी से पहले शोहर अपनी होने वाली बीवी के लिए जैज की रकम खुद अदा करता है। इन फजूल रस्मों को नहीं मानता हिजर साहब। में सारी रस्में आपकी अपनी पैदावार हैं। इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। समीर जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था गुस्से से बोल पड़ा। बात पैसों की नहीं है। मैं अपनी बीवी की खातिर अपना खून का एक एक कतरा बेच सकता हूँ। पैसे तो बहुत छोटी सी बात है, मगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इन जेली रस्मात को। शुरू तुमसे होगा। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। शरई और कानूनी तौर पर जरदश्त मेरी बीवी है और तुम लोग मुझे इससे साथ ले जाने से नहीं रोक सकते। लाला, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ, आप दोनों मेरे सक्के भाई हैं। वो हिजर के पास आ जाकर रुकी। दोनों की बीवी में यहाँ आ चुकी थी। तुम हमारी बहन नहीं हो, समझी? हिजर ने इसे दूर देखकर जरदश्त गिर जाती, मगर समीर ने इसे थाम लिया। अब मैं अपनी बीवी के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस बहुत हो गया तुम दोनों का तमाशा। ये मेरी बीवी है, कोई सामान नहीं जो तुम दोनों इसकी कीमत लगा रहे हो। अच्छा, अगर ऐसा करोगे तो यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे, कभी भी नहीं। हिजर फिर से इसकी जाना बढ़ा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी अपनी बीवी को साथ लेकर। हिम्मत है तो रोकर दिखा मुझे। वो दोनों को चैलेंज करता हुआ जरदश्त का हाथ हमें बाहर की तरफ बढ़ गया। दोनों भाई इसके रास्ते में आ रुके। खबरदार, जो यहाँ से जाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा तुम दोनों को।
ایک بار کہہ دیا نا کہ میری شرطیں پوری کرو اور شوق سے اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اب سمیر سے مزید ضبط کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور تیزی سے بشیر کی جانب بڑھا۔ ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا، جس پر وہ اپنا پیٹ تھامے دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر چیخ و پکار کرنے لگی۔ خضر غصے سے سمیر کی طرف بڑھا اور سمیر بھی اتنے ہی غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کی گردن سے تھامے اس نے سر دیوار سے دے مارا۔ سمیر نہیں چھوڑ دو لالی کو، ان کو چوٹ لگ جائے گی۔ زرتشت چلا رہی تھی مگر سمیر پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایک بار کہا نا میری بیوی ہے، کوئی سامان نہیں، ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ نہیں سمیر چھوڑ دو۔ زرتشت چلا رہی تھی اور خضر کی بیوی بھی، مگر سمیر اندھا دھندہ اسے مار رہا تھا۔ رک جاؤ سمیر۔ سمیر کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو وہ اسے چھوڑتا ہوا واپس پلٹا۔ نازیہ تم یہاں کیسے؟ اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ فیصل اور نوید تم دونوں بھی یہاں؟ زرتشت ان سب کو اچانک یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میجر زویا اذان، نازیہ نہیں، میرا مطلب۔ زرتشت کو اس کی جواب پر حیرت ہوئی۔ اس کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی۔ وہ بنا اینک پہنے گیند تانے کھڑی تھی۔ ہاں میجر زویا ہوں میں، اور یہ ہے میجر اذان۔ باقی سب کو تو جانتی ہو تم۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زرتشت کا سر چکرا رہا تھا۔ بہت جلد سمجھ آ جائے گا تمہیں سب کچھ، بولتی ہوئی آگے بڑھی۔ سارا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، ان سب کی گرفتاری کے آرڈرز آ چکے ہیں۔ بس کچھ دیر میں پولیس یہاں پہنچ جائے گی، جیسے آپ کو بہتر لگے میجر اذان۔ سمیر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے زرتشت کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، زرتشت نے سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد ہی پولیس وہاں پہنچی اور خضر اور بشیر دونوں کو گرفتار کرنے لگی۔ ان کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی، جو کہ زرتشت کی دونوں بھابھیوں کی گرفتاری کے لیے آئی تھی۔ سمیر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پولیس ان سب کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ زرتشت کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ لوگ جیل جا رہے ہیں، شاید عمر بھر قید کی سزا ملے انہیں۔ زرتشت تم اپنے کمرے میں چلو، آرام سے بیٹھو، سب بتاتا ہوں۔ سمیر کے ساتھ ساتھ ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرتشت کو صوفے پر بٹھا دیا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لیکن کیوں سمیر؟ ان کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ ان کا گناہ بہت بڑا تھا زرتشت، ابھی تم سچ نہیں جانتی۔ وہ گلاس واپس میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ خود بھی زرتشت کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہارے دونوں بھائی اور بھابھیاں ایک بہت بڑا گینگ چلا رہے تھے، جس میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نشے کی لت لگانا، پھر ان سے بھی یہی کام کروانا، اپنے مزید دوستوں کو ان کام پر آمادہ کرنا، قتل و غارت، لڑکیوں کی اسمگلنگ اور کڈنیپنگ، یہ سب بہت عرصے سے چل رہا تھا، مگر تمہیں کبھی خبر ہی نہیں ہوئی۔ ان سب میں ان کی مدد باسط کرتا تھا، جو یونیورسٹیز اور کالج کی ٹین ایجرز کو اس بری عادت میں ڈالتا اور پھر ان سے بھی اسمگلنگ کرواتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سمیر؟ مجھے لگتا ہے میں آج پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک طرف رشتوں کا اتنا بھیانک چہرہ اور دوسری طرف یہ سب، کیسے سنبھالوں گی میں یہ سب؟ تمہیں سب سنبھالنا ہوگا زرتشت، تم میجر سمیر کی بیوی ہو، تمہیں بہادر بننا ہوگا پہلے کی طرح۔ تمہاری بہادری نے تو مجھے مجبور کیا تم سے محبت کرنے کے لیے۔ سنبھالا خود کو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زرتشت نے آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اٹھا کر سمیر کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے پوچھتے ہوئے مسکرا دی۔ سمیر بھی مسکرا دیا۔ باسط کی سچائی تو دیکھ ہی لی تو ہوگی تم نے میرے کمرے میں۔ اگر اس دن میں تم سے نکاح نہیں کرتا تو باسط تمہیں کڈنیپ کروا کر تمہارا بھی سودا کروانے والا تھا۔ اور وہ لڑکیوں کے ایسے ہی نہیں بیٹھتے، ان کا نکاح کروا دیتے ہیں، تاکہ اگر ان کے گھر والے ان تک پہنچ بھی جائیں تو وہ نکاح نامہ دکھا کر ان کو یہ کہہ سکیں کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو تو ایسی لڑکی ان کی کسی کام نہیں ہوتی۔ اسے یا تو یہ لوگ مار کر اس کے اعضاء بیچ دیتے ہیں یا پھر اپنے ساتھ اسی کام میں ملوث کر دیتے ہیں۔ کیونکہ باسط کا فون میں نے ہینگ کیا تھا تو اسے تمہارے بارے میں کسی سے بات کرتے سن لیا اور اسی دن تم سے نکاح کرنے کا سوچ لیا۔ مگر جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہو سکا۔ باسط خود وہاں آ گیا تمہارے ساتھ، تمہیں میرے بارے میں مزید بدگمان کر دیا تھا وہ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں کھو دیتا۔ مجھے اسی وقت نکاح کرنا پڑا۔ سمیر لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ باسط کا نکاح مجھ سے ہوگا؟ اگر وہ مان جاتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی یہ نکاح نہیں کرے گا۔ اپنی بہنوں کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتا، اور اس کی بہنیں اس شادی پر کبھی راضی نہیں تھیں۔ ان کا مقصد تو بس تم سے جائیداد اپنے نام کروا کر تمہیں کسی سے نکاح کروا کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کروانا تھا، جو میں کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں تمہیں سب سچ بتا کر اپنے گھر میں یہ نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد مجھے ایمرجنسی جانا پڑا۔
میرے वहम و गुमान में भी नहीं था कि तुम अपने घर वापस चली जाओगी। आखिर एक हफ्ते बाद मुझे नाजिया और मेरा मतलब है मेजर जोया अजनान की कॉल आई और इन्होंने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। तो फिर क्या, आना पड़ा मुझे जनाब को लेने। वो घंटों के पास जरदश्त के सामने बैठ गया। इसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम क्या माफ़ कर दिया अपने इस नादान दीवाने को? नहीं, जरदश्त ने सर रफी में हिलाया। अच्छा, अगर माफ़ नहीं किया तो गाँव से वापस आते हुए सारे रास्ते आंसू की बहा रही थी। तुमने कब देखा मुझे रोते रास्ते? जरदश्त हैरान होते हुए बोली। समीर मुस्कुरा दिया। वो इसीलिए कि ड्राइवर को सब नज़र आता है और बैक मिरर में मुझे तुम्हारा रोनी सूरज साफ नज़र आ रही थी। तुम्हारे आंसू मुझे अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे, मगर इस वक्त मैं मजबूर था। ये देखना चाहता था कि वाकई तुम मुझे माफ़ कर दिए है या नहीं। तुम्हारा बार बार मेरा नंबर डायल करना और आंसू बहाना, मुझे इसी वक्त यकीन हो चुका था कि तुमने माफ़ कर दिया है मुझे। इसके बाद मुझे वापस मिशन पर जाना पड़ा। अब हमारे लिए बासत की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी हो चुकी थी। इस वक्त हम सब यूनिट पर थे और बासत के एक साथी से पूछकर में मसरूफ़ थे कि मेजर जोया वहाँ आ गई और मुझे बताया कि मेरे लिए एक बुरी खबर है। मैं कुछ देर बाद फौरी हुआ और उनका कॉल की तो पता चला कि तुम्हारे भाई तुम्हें घर ले गए हैं। मैं इसी वक्त बासत के पास पहुंचा क्योंकि मेरा फ़ोन बंद होने की वजह से बासत की वो कॉल नहीं सुन सका जिसमें इसने हिजर को कॉल की और हमारे निकाह के बारे में बता दिया था। मगर मेजर जोया को बासत पर शक था और मुझे पूरा यकीन कि ये काम बासत का ही है। बासत को किसी तरह हॉस्टल से यूनिट तक लाना था और हमें, और मुझे बहुत गुस्सा भी था इस बार। तो इसी वक्त हॉस्टल पहुंचा और उसके हाथापाई करते हुए इसे बेहोश कर दिया मैंने। फैसल और नवीद इसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने से यूनिट ले गए। वहाँ भी 2 घंटों की भूख प्यास, नतीजे में बासत ने अपना मुंह खोल ही दिया। हिजर बशीर और इन दोनों की सारी पोल इसने खुद खोल दी। हमारा प्लान था सुबह आने का, मगर मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता तो रात में ही आ गया तुम्हारे पास। बाकी सब तो याद है तुम्हें। अब तुम आराम से बैठो, घर में नाश्ता कर लेना, मैं कुछ देर तक वापस आ जाऊंगा। मिशन कामयाब हो चुका है और मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है। वह जरतश को हैरान करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जरतश बस हैरान सी सजाता देखती रहेगी। इसके तो वह हुआ गुमान में मैं नहीं था कि इस वक्त समीर गाड़ी चला रहा था। चुटकी बजाने की आवाज़ पर जरतश ने झूम कर ऊपर देखा। समीर फिर इसके सामने था। मैंने कहा था ना कि नाश्ता करो और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। मैं बस जा रही थी। जरतश उठकर बाहर की तरफ बढ़ी। समीर ने इसे बाजू से थाम कर अपनी जानब किया। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। आज के बाद ये उदास नजर आने ना आना। मुझे वही पहले वाली हंसती मुस्कुराती जरतश वापस चाहिए। मुझे वो जो बात बात पर मुझ पर पानी लट दे। समीर की आखिरी बात पर जरतश मुस्कुराए बगैर नाराज़गी की। बस यही वो मुस्कुराहट देखना चाहता था जो हमेशा वो आगे बढ़े और जरतश के माथे पर होंठ रखते हुए वापस पलटा। जरतश हैरान रही समीर की इस हरकत पर। समीर मुस्कुरा दिया। जल्दी वापस आ रहा हूँ मैं। वही दिलफरेब मुस्कुराहट हाथों होंठों पर सजाए कमरे से बाहर निकल गया। जरतश भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सारा घर वीरान सा हो गया था। जरतश उदासी में अपने लिए नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आ गई। ये बामुश्किल आधा पराठा ही खा सकी। वो आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सब जितना आसान लग रहा था इतना आसान नहीं था। वो भाई जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा वो कैसे मेरे दुश्मन बन सकते हैं? हमारी माएँ अलग थी मगर बाप तो एक ही था ना। एक ही बाप की औलादें थे हम। तो फिर क्यों लाला, क्यों क्यों किया आप सब ने मेरे साथ ऐसा? उससे माँ की मोहब्बत छीन ली। बाबा के बाद अब दोनों ही मेरे लिए माँ और बाबा थे। ये हक भी छीन लिया मुझसे। मैं आप सबको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे समीर साहब ने आए हमारे साथ। गाड़ी चलाते हुए अजनान ने जोया से किया मगर जोया ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मुंह दूसरी तरफ मोड़ दिया। जोया कुछ पूछा है मैंने यार? अब की बार अजनान का लहजा थोड़ा अच्छा था। को इस बात है मतलब मेजर अजान? जोया रूठे रूठे से लहजे में बोली। मतलब जो है मेरी मिसेस की इतनी मेहनत लगी है इस मिशन में। मेरा मतलब समीर को जरतश से मिलाने में। हर बात पर अजनान अपनी हंसी का ना रोक सका। आप मजाक बना रहे हैं? मेरा डर नहीं, मैं तो ये कह रहा था बहुत अच्छा काम किया मेरी वाइफ ने। मैं बहुत खुश हूँ। ओह रियली? जोया को जैसे शौक लगा। जी मैं बहुत खुश हूँ और मिशन भी मुकम्मल हुआ। ये मिशन मुकम्मल ख़त्म हो गया है फाइनली। मगर ये जरतश को लिए बहुत दुखी हूँ। इसके साथ जितना भी वक्त गुजारा बहुत अच्छा गुजारा मेरा। वो बहुत अच्छी लड़की है। इसके भाइयों की असलियत सामने आने पर वो टूट चुकी है। डू नॉट रॉन्ग जोया, मैं समीर इसके साथ है, वो संभाल लेगा। वो बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा अकड़ू है। मगर मोहब्बत इंसान को बदल देती है और मैं ये बदलाव समीर में देख भी चुका हूँ। उम्मीद है इनके आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी।
आमीन। जोया ने दिल से आमीन कहा। जो भी हो, समीर अपना काम बहुत लगन से करता है, हर मिशन पूरे दिल से मुकम्मल करता है, इतनी आसानी से अपना रहन सहन बदलता है कि कोई देखने वाला सोच भी नहीं सकता कि ये आर्मी ऑफिसर है। बस इसी की यही अदा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तो हर बार इसके साथ मिशन पर निकलता हूँ। पहले तो आप बहुत खिलाफ हो रहे थे मेरे, अब कैसे समझ लगी आपको? तो इसलिए कि मैंने जब इन दोनों को एक साथ देखा और जरतश के लिए समीर की फिक्रमंदी देखी तो एहसास हुआ कि मेरी जोया ने 2 दिलों को मिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। अदनान ने इसका हाथ थाम कर होंठों से लगा लिया। जोया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। मेजर साहब, ड्राइविंग पर ध्यान दें, ये रोमांस का वक्त नहीं है। जोया की बात पर अदनान मुस्कुरा दिया, मगर जोया का हाथ फिर से थाम लिया। अब की बार इसने हाथ वापस नहीं खींचा। दोनों खुशी खुशी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। ज़ोहर का वक्त हो चुका था और समीर अभी तक वापस नहीं आया था। जरदश अकेली बैठ कर उतार चुकी थी। वजू करने के बाद नमाज अदा की और नीचे सहन में आकर बैठी समीर के इंतजार में। कुछ देर बाद ही गेट पर दस्तक हुई। जरदश डरती हुई गेट तक पहुंची। कौन? ये बाबा मशगूल, इतना ही बोल सकी समीर। दूसरी तरफ से समीर की आवाज़ पर जरदश ने सुख का सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। समीर मुस्कुराते हुए अंदर आए और जरदश ने गेट बंद कर दिया। तैयार हो जाओ जरदश, हमें कल निकलने हैं अभी। और थका थका सा सफ़े पर बैठते हुए बोला, कहाँ जाना है हमें? जरदश चूसने बयाना ना रह सकी। अरे भाई, अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ? अम्मा को कॉल कर दी है और सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी कर लो, बहुत लंबा सफ़र है यार, और वापसी पर यूनिवर्सिटी से तुम्हारा सामान भी लेना है। मेरा सामान? लेकिन क्यों समीर, में घर क्यों जाना है? मैं हॉस्पिटल रह लूँगी, कहीं बार बार अच्छा नहीं लगता। इम्पॉसिबल, कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्टल जाने की। क्यों अच्छा नहीं लगता? जब वो तुम्हारा घर है, अच्छा बुरा लगने वाली को तो कोई बात नहीं है, लेकिन समीर, क्या समीर? जितना कहा है इतना करो, चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, अंदाज़ा हुक्माना था। लेकिन मेरे पढ़ाई का क्या होगा? मैं पढ़ना चाहती हूँ समीर। अब पढ़ो ना, किसने रोका है पढ़ने से? मगर अब तुम हॉस्टल में नहीं रहोगी, घर बैठकर पढ़ना जो दिल चाहे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। घर बैठकर असाइनमेंट बनाकर सेंड करो, ऑनलाइन लेक्चर्स देखो, और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ। ना भी है वहाँ से एफए कर रही है, इसको जो मदद चाहिए जो मैं करता हूँ तुम्हारा भी करूँगा। अब कोई मसला नहीं है ना? नहीं। जरदश ने गुस्से से पैर टचकती हुई बाहर की जानब चलेगी। सारे कपड़े तो हॉस्टल लेके गई हो मैं, अब तो फंक्शंस वाले सूट हैं, ये कैसे पहनूं मैं? उफ, क्या मुसीबत है। जरदश अलमारी खोले परेशान सी खड़ी थी। आखिरकार एक हल्के से काम वाला काला सूट पहनकर नीचे चली आई। आते ही इसे आता देख कर समीर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। ब्लैक कलर, वाह मेरा फेवरेट कलर, मेरी मिसेस पर बहुत अच्छा लग रहा है। और चंद लम्हों के लिए जरदश के चेहरे में गुस्सा गया। इससे जुगी लंबी गनी पलकी आंखें बिना काजल के ही बहुत गहरी थी और ब्लश करते गाल वो बिना मेकअप के बहुत प्यारी लग रही थी। समीर बल्कि छिपकाए बिना देखे रह गया। से आज से पहले शायद कभी इतने गौर से देखा ही नहीं था इसने जरदश को, या फिर जरदश को काला रंग बहुत सूट करता था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे जल्दी करो, अब हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, वो मैं कह रहा था कि दरवाज़ा वगैरह अच्छी तरह बंद कर दो, अब हमें दोबारा यहाँ नहीं आना। क्यों नहीं आना हमें दोबारा यहाँ? ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर है। जरदश आंसू बहाने लगी। और इसलिए कि अब यहाँ कोई है नहीं हमारा। जब जब यहाँ आएंगे पुराने जख्म फिर से ताज़े होंगे। गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। समीर के कहने पर भी जरदश वहीं खड़ी आंसू बहाती रही। जरदश, मैंने कहा है गाड़ी में बैठो जाकर। अब की बार इसका लहजा थोड़ा साफ था। वो आंसू पूंछती हुई एक आखिरी नज़र घर पर डालती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। समीर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करते हुए चाबियां उठाने बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जरदश गाड़ी में ठेक लगाए आंसू बहा रही थी। उफ, ये लड़की पागल है, मुझसे गाड़ी की चाबियां तो ले लेती। इसने गेट बंद कर दिया और जरदश के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। समीर ने दरवाज़ा ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। दोनों ने वहां से खाना खाया और सफ़र पर रवाना हो गए। काफ़ी देर तक गाड़ी में खामोशी। आखिर इस खामोशी पर समीर की आवाज़ ने खत्म किया, आई लव यू। जरदश ने चूम कर समीर की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। समीर भी मुस्कुरा दिया और जरदश का हाथ होंठों से लगाकर सीने से लगा लिया। दोनों मुस्कुरा दी। सुहाना लगा हर सफ़र तू जो साथ है, नहीं मंजिल की फिक्र तू जो साथ है। हमारी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यूँ ही इसका हाथ थामते हुए बोला, अगर आपको दिल चाह रहा है तो मैं आपकी ये शदीद ख्वाहिश अभी पूरी कर सकती हूँ।
तो सामने पड़ी पानी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब इतनी भी शदीद ख्वाहिश नहीं है ये मेरी। समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर क्या है आपकी शदीद ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश है कि यूं ही तुम्हारा हाथ थामे लंबे सफ़र पर चलता जाऊं और ज़िंदगी के लम्हे खूबसूरत बनते जाएं। बस तुम हो और मैं हूँ, और ये तन्हा सफ़र रास्ते। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे तो अब मुझे तंग क्यों कर रहे थे आप तुमने मुझे आप कहा। समीर बहुत शॉक्ड हुआ। जी, अब मुझे शर्मिंदा तो ना करें। वो मुँह दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोली, लेकिन तुम मुझे आपके बजाय तुम ही कह सकती हो। लेकिन आपने तो ही तो कहा था कि आप कहो। अब कह रही हो तो तुम कहो। हाँ, तो अब भी मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा बोला करो। मैं तुम पर कोई पाबंदी आयद नहीं करना चाहता। मोहब्बत गुलामी नहीं है बल्कि आज़ादी का नाम है। मैं इन शोहरों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवियों पर पाबंदियाँ लगाते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूँ तुम मुझे दिल से अपनाओ, खुद को मेरी इमानत समझ कर गैर नज़रों से खुद को बचाओ और बस मुझसे मोहब्बत करो। तुम और आप कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे दिल चाहे मुझे पुकारो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर पाबंदियाँ लगाएं। शोहर की इज़्ज़त करना, इसकी हर बात मानना, खिदमत करना, अच्छे बुरे हर तरह के हालात में अपने शोहर का साथ देना, इसकी खुशी में खुश और गम में गम, हौसला बनना, ये सब तो मेरे फ़राइज़ हैं। समीर ने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाई। ज़रतुश, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब तुम बोल रही हो। मतलब वो ज़रतुश जो हर वक्त लड़ने को तैयार रहती थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कैसे सीख गई? ज़रतुश मुस्कुरा दी। आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं बताती हूँ। हाँ ज़रूर, समीर ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब मैं सेकंड ईयर में थी तो मेरी एक क्लास फेलो थी। वो अबाया पहन कर आती थी, यहाँ तक कि हाथों भर ग्लव्स पहनती थी और पाँव में सॉक्स। हम फ्रेंड अक्सर इससे तंग करती थी। वो हमारी दोस्त नहीं थी, हम इसे अक्सर इसके अबाए पहनने की वजह से तंग करती थी। एक दिन वो लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी कि हम सारी फ्रेंड्स लाइब्रेरी पहुंची। इस वक्त इसने चेहरे से निकाब हटा रखा था और हमारा ये गुमान था कि वो एक बदसुरूर लड़की है, इसलिए खुद को छुपा कर रखती है। अब तो बस इसे देखती ही रहेगी। वो बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी जितना हम कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो हमें देखकर मुस्कुरा दी और हमें अपने साथ बैठने को कहा। हम सब हैरान हुए कि आज हमने तक इससे अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर भी वो उससे मुस्कुरा रही थी। इसने किताब बंद कर दी और हमारी तरफ मुतवज्जा होगी। मैं जानती हूँ आज सबके जहन में कई सवाल हैं मेरे लिए, अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। आप इतनी प्यारी हैं तो फिर आप पर्दा क्यों करती हैं? मैंने वही सवाल किया जो इस वक्त मेरे जहन में था। मेरा सवाल पर वो मुस्कुरा दी। मैं पर्दा इसलिए करती हूँ क्योंकि प्यारी हूँ, मैं किसी की अमानत हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी गैर मर्द की नज़र मुझ पर पड़े और इमानत में खयानत हो जाए। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। हमने नासमझी से इसकी तरफ देखा। किसकी इमानत हैं आप? मेरे सवाल पर वो फिर से मुस्कुरा दी। मैं अपने शोहर की इमानत हूँ, इनके सिवा मुझे कोई ना देखे न, ये ही मेरा फ़र्ज़ है और ये ही अल्लाह का हुक्म है। शोहर की खिदमत करना, शोहर की हर बात मानना, हर तरह के अच्छे बुरे हालात में इनका साथ देना, इनकी खुशी में खुश, गम में गम, हौसला बनना, यह मुझ पर फ़र्ज़ है, वरना मैं खसारे में हूँ। अल्लाह ने मेरे शोहर को मेरा हाकिम बनाया है और मुहाफ़िज़ भी। अल्लाह की रज़ा में खुश हूँ मैं। और हम सबको हैरान छोड़कर निकाब ठीक करती वहाँ से लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। इस दिन तो मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई, मगर आज समझ आ गया कि शोहर का क्या मुकाम है। इसका मतलब तुम मुझ पर पानी नहीं फेंकोगी। समीर के सवाल पर ज़रतुश को हैरत हुई कि मैंने इतनी अच्छी बात बताई और आज के सुई अभी तक पानी पर ही अटकी है। उफ मेरे खुदा, इसका दिल चाहा समीर पर पानी की बोतल खुद ही पर ही लौट ले। ज़रूरत पड़ने पर मैं ये हरबा इस्तेमाल कर भी सकती हूँ, किसी खुशफहमी ना रहना। मेरा मतलब आप मतलब ये कि तुम नहीं बदलने वाली। समीर ने अफसोस से सर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी खुद को बदलने की। वो समीर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। समीर को एक खुशगवार सा एहसास महसूस हुआ। अपने पर मौजूद ज़रतुश का हाथ देकर मुस्कुरा दे। लेकिन अगर मैं चाहूँ तुम खुद को ना बदलो, मेरे लिए वैसी ही रहो जैसी तुम हो। मैंने तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तो पसंद किया है। जो लड़की किसी गैर मर्द के अपनी तरफ बढ़ते कदम रोक सकती है, वो अपने महरम रिश्तों से भी मोहब्बत करती है। वो दिन जब हम पहली दफ़ा मिले थे कैंटीन में, जब तुमने मुझ पर जूस गिराया था, और फिर इसके बाद जब मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो तुमने साफ इनकार कर दिया। मैं इस दिन से तुम्हारे आस पास रहने लगा कि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा हो, मगर नहीं, तुम नहीं बदली। फिर वो चूड़ियाँ। समीर खामोश हो गया। ज़रतुश के चेहरे पर उदासी सी छा गई। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोली। नहीं, सॉरी नहीं बोलना आइंदा। इस दिन मैं बहुत परेशान था। केस का कोई सिरा हाथ नहीं
लग रहा था और ऊपर से तुम मुझ पर तप चुकी थी। वो लंबे बाल मुझे इस मिशन के लिए बढ़ाने पड़े थे। एक तरफ फर्ज था और दूसरी तरफ मोहब्बत। खैर मैंने बाल कटवा दी क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं थे। फिर कुछ दिन में यूनिवर्सिटी नहीं आ सका मसरूफियात की वजह से। जब यूनिवर्सिटी आया तो तुमको गेट के पास ही नजर आ गई। पहले सोचा तुमसे बात करूं, फिर सोचा नहीं, थोड़ा रौब तो डालना दिखाना पड़ेगा, मगर नहीं। जब तुम्हें लाइब्रेरी में जाते देखो तो पागल दिल के हाथों मजबूरी में भी पीछे पीछे चल दिया। तूने फिर से मुझे गलत समझा। मैं तो तुमसे बात करना चाहता था हमारे निकाह की, मगर ये मुमकिन तो नहीं हो सका। ये सफ़र बहुत खूबसूरत था मेरे लिए। मोहब्बत का एहसास बिल्कुल नया था मेरे लिए, वरना मैं बहुत खुदगर्ज सा इंसान हुआ करता था। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल डाला। मैं किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता था, इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। और देखा लो, इतनी मुश्किलात के बाद आखिर तुमने मुझे कबूल कर ही लिया। बस इसी तरह मेरा एतबार करना, हालात चाहे कुछ भी हों, बस इतना याद रखना, ये बंदा बस तुम्हारा है। बस। जरतश खान का। जरतश ने मुस्कुराते हुए समीर के कंधे पर सर रख दिया। यूं ही बातें करते करते सफर कट गया और वो दोनों घर पहुंचे तो हर तरफ अंधेरा छा चुका था। इन दोनों का इस्तकबाल बहुत खुश दिली से किया गया। जरतश को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी रियासत की शहजादी हो। आज सारा खाना जरतश की पसंद का बना था। वो दोनों फ्रेश होकर आए और खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी अचानक निंदा वहाँ आ गई और समीर के साथ वाली कुर्सी घसीटते हुए बैठ गई और खाने से इंसाफ करने लगी। जरदश्त को निदा का यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और समीर भी तो इसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। जरदश्त करती भी तो क्या, बेदिली से खाना खाया और अपने यानी समीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। थक चुकी थी, इतने लंबे सफर से तकिया दुरुस्त करते हुए लेट गई, मगर समीर का निदा के साथ बातें करता हुआ मुस्कुराता चेहरा आंखों सामने बढ़ लाने लगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए समीर के बारे में। वो तो बस इसलिए अपनी छोटी बहन समझते हैं। इसने दिमाग में आए सब फजूल ख्यालात को झटका और आंखें बंद करके सो गई। निदा चली गई तो समीर को जरतश का ख्याल आया। मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जरतश को सोते देखकर कमरे की लाइट बंद करते हुए बाहर निकल गया। बाहर आया तो हन्ना इसकी के इंतजार में खड़ी थी। भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे क्या? समीर को हैरत हुई बहन के इस सवाल पर। भाई आप नदर से ज़्यादा बातें मत किया करें, अब आपका निकाह हो चुका है। समीर हंस पड़ा हन्ना की बात पर। तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैं जानता हूँ, मगर ये निदा से क्या मसला है? अब तुम्हें मसला है भाई, निदा यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लगता और भाभी को भी। क्या जतश ने ऐसा कहा है तुमसे? नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मगर मैं आपको वार्न कर रही हूँ। खाना खाते वक्त भाभी का सारा ध्यान आप पर और निदा पर था। वो खुद को बहुत कमतर महसूस कर रही थी, इसीलिए अपने कमरे में चली गई। मगर आपको तो निदा से ही फुर्सत नहीं थी। बस कर दो ना, जो मुंह में आते हैं बोल देती हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने आज तक तुम्हें और हिना को एक जैसा समझा है। कभी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं किया। बस ये सब तुम्हारे दिमाग की पैदा किए गए वसवसे हैं, इन्हें खत्म कर दो। भाभी भाई मैं जानती हूँ आप निदा को बहन समझते हैं, मगर वो आपको भाई नहीं समझती। हिना जाओ सो जाओ चुपचाप। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। और इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हिना गुस्से से पैर टचकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह जरदश फजर की नमाज अदा करने के बाद नीचे आई तो हन्ना और समीर की अम्मी नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। वो भी इनके साथ बनाना हाथ पे ताना चाहती थी, मगर इन्होंने इसे काम करने से मना कर दिया। ये क्या बात हुई भला? आप दोनों मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। वो इसलिए कि अभी आपके अय्याशी के दिन हैं भाभी। एक बार आपकी शादी होगी तो सब आप ही को कर रहे हैं। हिना पराठा प्लेट में रखते हुए बोली। हिना की बात पर जरदश्त शर्मा कर नजरें नीचे झुका गई। भाभी आप शर्मा रही हैं? हिना को कोई मौका नहीं छोड़ने वाली थी। नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही। वो अंकल जी कहाँ हैं? वो तो कब के चले गए। बागात पर फजर की नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। अब शाम को ही आएंगे वापस। जब समीर की अम्मी की तरफ आया, अब अंकल आंटी नहीं है, अम्मा और बाबा कहने की आदत डाल लो बेटा। जी आंटी, हम मेरा मतलब है अम्मा जी। जरदश की अम्मा जी कहने पर वो दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी और इसको मुस्कुराते देखे जरदश भी मुस्कुरा दी। तीनों नाश्ता करने बैठ गई, मगर जरदश को समीर नजर नहीं आया। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हैं मुझे। ओह अच्छा अच्छा, समझ आ गई। आपकी नज़र जिनकी इंतज़ार में है वो यहाँ नहीं है। भाई तो सुबह ही चले गए थे ये ड्यूटी पर। क्या मुझे तो बताया ही नहीं कि सुबह चले जाएंगे वो। जरदश को हैरत हुई। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, समीर को तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। क्यों, सही कहा ना मैंने ताई जान। ये नेता थी जो सुबह सुबह यहाँ आ टपकी। मुझे तो बताया था इसने कल रात, मगर कमाल है अपनी बीवी को नहीं बताया। चले
जले पर नमक छिड़क रही थी वो। तुम फिक्र मत करो बेटा, समीर ऐसा ही है, कब आ जाना कब चला जाए पता ही नहीं होता। शायद जल्दी में बताना भूल गया होगा। तुम्हें नाश्ता करो, आराम से आ जाएगा जल्दी। वो निदा की बात नजरअंदाज करते हुए बोली। जरतश बस फीका सा मुस्कुरा दी और नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। अरे हिना, अम्मी से नहीं मिलाओगी अपनी भाभी को? अपनी हिना ने निदा के अल्फाज दोहराए। हाँ, मेरा मतलब है हमारी एक ही बात है। हिना ने नाश्ता करने के बाद ले जाऊंगी भाभी को चच्ची से मिलवाने। हिना ने सर हिला दिया। वो तीनों नाश्ता करने के बाद घर के दरमियानी रास्ते से घर की दूसरी तरफ बढ़ गई। सामने एक खातून बैठी थी सोफे पर। सलाम चाची जी, ये जरतिश है, समीर भाई की दुल्हन। हिना ने बहुत अच्छे अंदाज में जरतिश का तारफ करवाया। अस्सलामुअलैकुम। जरतिश ने इनको सलाम किया। वो पहले तो जरतिश को सर से लेकर पांव तक देखती रही, फिर हंसी। तो ये तो पठानी लग रही है मुझे। जी जी चाची, ये पठानी ही है, बहुत प्यारी है मेरी भाभी, लेकिन मैंने तो सुना था कि पठान बहुत गैरतमंद होते हैं। इसने अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया और कैसे बेशर्म से फिर रही है। चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? हिना ने टोका, मगर इन पर कोई असर नहीं हुआ। अरे अम्मी छोड़ें, आजकल सब चलते हैं। निदा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। इन दोनों माँ बेटी की हकारत बड़ी नजरें जरतश पर ही जमी थी, मगर वो सर झुकाए खड़ी थी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। समीर को अब कोई लड़की नहीं मिली थी जो पठानी ब्याह लाया है? अरे मैं तो पूछती हूँ, आखिर क्या कमी थी मेरी बेटी में? अक्ल और तहजीब की कमी थी, वरना समीर भाई इसी से शादी कर लेते शायद। हिना के जवाब पर दोनों के चेहरे के तेवर बदले। तू चुप रहे बदतमीज, गुस्से से हिना की तरफ बढ़ी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, और एक बात, समीर भाई ने ये निकाह अम्मा और अब्बा की रजामंदी से किया है, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरी भाभी लाखों में एक है, हीरा है हीरा। आप अपना खोटा सिक्का संभाल के रखिए अपने पास। वो जरतश का हाथ थामे अपने घर की तरफ बढ़ गई और जाकर माँ को सारी बातें बता दी। छोड़ो बेटा, इन माँ बेटी की आदत ही है, ऐसी ही है। बहुत कोशिश की इन्होंने कि समीर की निदा से बात चला सके, मगर मेरा बेटा इनकी बातों में नहीं आया और वो निदा को छोटी बहन समझता है। जरतश ने बस मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। समीर एक हफ्ते बाद अचानक घर आया। जरतश की खुशी की इंतहा न रही। इसे देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दिन वाली बात का किसी ने कोई जिक्र नहीं किया घर में, अलबत्ता समीर के अब्बा ने वलीमे का एक फंक्शन का ऐलान कर दिया था कि सबको इनकी बहू से मिलवाया जा सके और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। हिना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने भाई को दूल्हा बना देखने की इसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। आज दोनों की मेहंदी का छोटा सा फंक्शन घर में ही अरेंज किया गया था। निदा जली बनी सी बैठी थी अपनी माँ के साथ। इन दोनों का कोई मुंह नहीं लगा रहा था, क्योंकि इनकी जबान हमेशा कड़वे बोल ही उगलती है। निदा ने बहुत कोशिश की इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने की, मगर नाकाम रही। अगर शौहर और बीवी एक दूसरे पर भरोसा कायम रहे तो किसी तीसरे की क्या जरूरत कि इनके दरमियान रुकावट बन सके। मेहंदी का फंक्शन घर पर ही था, मगर समीर और जरतश को इजाज़त नहीं थी एक दूसरे को देखने की। गांव के रवाज के मुताबिक औरतों का फंक्शन अलग और मर्दों का अलग। समीर उकता चुका था इन रस्मों से। अब ये क्या बात हुई, भला बंदा अपनी बीवी को देख भी न सके? वो फैसल और नवीद की तरफ देखते हुए बोला। इन दोनों ने समीर की हालत देखते हुए कहक लगाया। समीर ने अफसोस से सर हिलाया। हंस लो बदतमीजों, जब तुम लोगों का वक्त आएगा तब मैं भी ऐसे ही हंसूंगा। ये तीनों बचपन के दोस्त हैं, इनके घर भी इसी गांव में है। तीनों ने एक साथ ही आर्मी ज्वाइन की। एल्बम जो जरदश को समीर के खुफिया कमरे से मिला था, इसमें इनकी बचपन से लेकर आर्मी ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग वगैरह सब की पिक्स थी। इस कमरे में जरदश और समीर की बहुत सारी तस्वीरें दीवार पर चिपकी थी, जो जब जब इन दोनों की मुलाकात होती थी, नाजिया, मेरा मतलब है मेजर जोया ने अपने कैमरे में कैद की थी कि सारी तस्वीरें समीर की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी। जोया वो तस्वीरें समीर को बेचती रही और मजाक में जरदश से मोहब्बत कर बैठा। दूसरी तरफ आफिया और नीलम भी जरदश को तंग करने में मसरूफ थी। हंसी खुशी के ये रात अपनी अख्ताम को पहुंची, मगर समीर की जरदश को देखने की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। खैर, अगले दिन समीर दूल्हा बनना बहुत जज रहा था। ब्लैक पेंट कोट पहने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अम्मा अब्बा तो बुलाए लिए नहीं थक रहे थे और हिन्ना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बारात हाल पहुंची। समीर स्टेज पर जमा हो चुका था, मगर इसकी नजरें बस जरदश के इंतजार में थी। जरदश को स्टेज की तरफ आते देखकर समीर के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि जरदश के चेहरा
घूंघट में छिपा रखा था। जरतुश को स्टेज की तरफ बढ़ता देखा तो इसके आगे बढ़कर इसके हाथ की तरफ बढ़ाया। जरतुश ने मुस्कुराकर समीर के हाथ पर हाथ रखा और इसके साथ आरोही। समीर की अम्मी इनके पास आई और दोनों को बैठने को बोला। दोनों बैठ गए और गिफ्ट का दौर चला। इसके बाद खाने का दौर चला और फिर रुखसती का वक्त आ पहुंचा। जरतुश को शिद्दत से अपने बाबा और भाइयों की याद आई, मगर वक्त बहुत आगे बढ़ चुका था। रिश्ते बहुत पीछे रह गए थे, बस बेबसी बाकी थी। वो बस दिल ही दिल में आंसू बहाती रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके रोने की वजह से समीर या फिर घर वाले उदास हों। यादों के समंदर से बाहर तब निकली जब समीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसने वो हाथ मजबूती से थाम लिया। अब यही सहारा था जिसके साथ जिंदगी गुजारनी थी इसे। जरतुश को हना इसी कमरे में छोड़ आई। वो बहुत देर तक समीर का इंतजार करती रही, मगर वो कमरे में नहीं आया। वो घूंघट भी नहीं हटा सकती थी और सो भी नहीं सकती थी। आखिर 1 घंटे बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। अलमारी से ट्राउजर और टी शर्ट निकालते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चेंज करने के बाद आराम से बेड की दूसरी तरफ तकिया दुरुस्त करते हुए लेट गया। जरतुश को मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए था। वो जरतुश जो पहले से ही दुखी भी थी, समीर का रवैया देखकर मजीद दुखी होगी। इससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, समीर को क्यों कर रहा है वो ऐसा। आखिरकार इसके ने हिम्मत की और समीर के कंधे पर हाथ रखा, जो समीर ने तेजी से हटा दिया। समीर, आखिर हुआ क्या है? आप क्यों नाराज हैं मुझसे? जरतुश बस रोने को तैयार थी। समीर टस से मिस ना हुआ तो फिर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जा रही हूँ मैं चेंज करने। एक तो आपके लिए आते इतने हैवी कपड़े पहने तैयार हुई, मगर आपको परवाह ही नहीं। वो अपना भारी लहंगा संभालती हुई अलमारी की तरफ बढ़ी, थोड़ा सा घूंघट उठाया और अपना एक जोड़ा निकाला। जैसे ही पलटी, समीर इसके पीछे ही खड़ा था। एकदम पलटने पर जरतुश का पाँव लहंगे में अटका और गिरते गिरते बची। समीर को कंधों से थाम कर रखा था इसने और आंखें बंद कर रखी थी। घूंघट फिर से नीचे गिर चुका था। समीर ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और घूंघट उठा दिया। जरतुश नजरें झुकाएगी। समीर की नजरें इसके चेहरे पर जम सी गई। वो बिना पलकें झपकाए इससे देखने लगा। क्या है, अब ऐसे क्या देख रहे हैं? जाने दे, मुझे चेंज करने हैं। वो नाराजगी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी, मगर समीर इसके रास्ते में आ रुका। बहुत तड़पाया है तुमने, अब जी भर के देख तो लेने दो मुझे। कल से तरस गया हूँ तुम्हारा चेहरा देखने को, मगर अब समझ आ गई है क्यों कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन सो प्रीति मध्यम आवाज में जरतुश के काम में फैसला और उसके दिल की धड़कन में हल्की सी बदल गई। जरतुश शर्मा कर आगे बढ़ी। समीर फिर से इसके रास्ते में आ रुका। जरतुश का हाथ थामा और दराज से रिंग निकाल कर इसे पहना दी और हाथ होंठों तक ले गया। जरतुश ने अपने हाथ तेजी से वापस खींचा और पानी के गिलास उठाकर समीर पर उलट दिया। बस सदमे की हालत में कभी जरतुश को और कभी अपने कपड़ों को देखता। जरतुश, ये क्या है यार, कम से कम आज के दिन तो छोड़ देती। समीर मुस्कुराए बिना नया रह सका। समीर को मुस्कुराने पर जरतुश ने मुस्कुरा दी। आप मुझे तंग कर रहे थे इसलिए किया ऐसे। अब इसमें तंग करने वाली कौन सी बात है यार, अंगूठी ही तो पहना रहा था, मुंह दिखाई का तोहफा है। वो बोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता जरतुश के करीब आ पहुंचा, मगर बाजू से थामते हुए अपने करीब लाया और इसके माथे पर होंठ रख दिए। बेकरार धड़कने हैं, तुम जो रख दो सीने पर सर तो करार इनको मिल जाए। जरतुश ने बरसकून होकर अपने हमसफर के सीने पर सर रख दिया। एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज हुआ। मोहब्बत करने वालों की इनकी मोहब्बत मिल ही जाती है, अगर मोहब्बत में खुलूस हो, वरना मोहब्बत बस नाम की होती है। सुबह जरतुश नमाज अदा करने के बाद नीचे आ गई। समीर भी नमाज अदा करके वापस आ गया। सब ने एक साथ नाश्ता किया। सारे मेहमान रात को ही जा चुके थे। सबके चेहरों से खुशी झलक रही थी। नाश्ता करने के बाद समीर अपने कमरे में चला गया और जरतुश को भी कमरे में आने का इशारा दिया। अलमारी से एक फ़ोन निकाल कर जरतुश की सर बढ़ाया। ये फ़ोन कल रात देना याद नहीं रहा मुझे, इसे हमेशा अपने पास रखना। मुझे अभी जाना होगा, जल्दी वापस आऊँगा। ड्यूटी का वक्त शुरू हो चुका है, जा रहा हूँ एक नए मिशन पर। खुदा करना कामयाबी हासिल हो, आमीन। मैं आपके फ़र्ज़ के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बीवी हूँ। और समीर के दोनों हाथ आंखों से लगाते हुए बोले। समीर ने आगे बढ़कर इसके माथे पर प्यार की मेहर साबित की और कमरे से बाहर निकल गया। जरतुश को एक मुकम्मल घर मिल गया था। हाना की सूरत में छोटी बहन और माँ बाप जैसे सास ससुर मिल गए, और इन सब से ज़्यादा इसे चाहने वाला शोर मिला, जो इसके लिए किसी नियामत से कम नहीं था। ख़त्म शोर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो